स्टार्ट करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 5th से वाटर। और चैप्टर्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, यानी कि जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस बनती हैं। आप लोग रिवर के बारे में सोचते होंगे, जो झरने होते हैं उनके बारे में सोचते होंगे, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं टप टप जैसे वो बूंदों की तरह बरसती हैं, तब आप उसके बारे में सोचते होंगे। इनफैक्ट टैप से गिरने वाले पानी के बारे में भी आप सोचते होंगे। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, बाय नून द पडल्स वैनिश। यानी क्या होता है, जो बारिश के थोड़ा सा पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पेपर बोट्स उनको चलाना पसंद होता है। बाय नून, और शाम तक क्या होता है, जब तक थोड़ा पानी गिरने के बाद थोड़ा टाइम निकलता है, उसके बाद अपने आप ही वो पडल, जो पानी जो एक जगह इकट्ठा होता है, वो गायब हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो, अब ये पानी जाता कहाँ है। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सन की हीट होती है उसकी वजह से पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब सन की हीट से पानी का इवेपोरेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। When the water vapor cools down, जब वाटर वेपर दोबारा ठंडा होता है, क्योंकि वो गर्मी की वजह से अगर पानी से गैस में कन्वर्ट हुआ है तो दोबारा ठंडा भी होगा, तो उसके बाद वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेता है। फ्रॉम वेयर इट मे फॉल ऑन लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। और जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद क्लाउड बनाने के बाद वो दोबारा ज़मीन पे आ जाता है, या तो बारिश की फॉर्म में, या स्नो की फॉर्म में, या स्लीट की फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as water cycle। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है और वो सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट एज इन ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में जो वो सर्कुलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एक बार, पानी गर्म हुआ तो इवेपोरेशन की फॉर्म में वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। उसके बाद में जब क्लाउड बन गया, यहाँ पे दिखा रखा है, फिर दोबारा कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन यानी बारिश वगैरह होके वो दोबारा नीचे आ जाता है। रन ऑफ मतलब अब वो कहीं पे भी गिरा है तो इधर से उधर वो बह जाता है, उसको रन ऑफ बोलते हैं। रन ऑफ के भी बहुत फॉर्म्स होते हैं, कई बार वो अंडरग्राउंड चला जाता है या अलग अलग जगह पे चला जाता है। हमारा जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है। टेरेरियम क्या होता है, आप ये देखते होंगे, कई बार आपने किसी मूवी में देखा हो या फिर किसी बुक में देखा हो कि ऐसे ग्लास का होता है जिसमें मिट्टी होती है, छोटे छोटे प्लांट्स उगा रखे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे रहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो टेरेरियम की तरह होती है, ठीक है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी बहुत सालों पहले था वो आज भी है, ठीक है। जो वाटर यूज़ करा जाता था मतलब इरिगेट करने के लिए, may have flowed down the Amazon river 100 year ago। यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो पानी वही है, बस वो पूरा का पूरा साइकिल में मूव होता रहता है। तो हो सकता है बहुत पहले वो इवेपोरेट हुआ, उसके बाद वो पानी कहीं और बरसा हो। इसलिए ये लाइन लिखी है कि जो कभी हरियाणा में किसी फील्ड को इरिगेट करने में हेल्प करता था, हरियाणा इंडिया में है, तो हो सकता है कि अब वो कभी कहीं अमेजन रिवर में चला गया हो। अब जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। यानी कि रिवर आपकी नदियाँ हो जाती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं जो ज़मीन से थोड़ा थोड़ा पानी निकल के आते हैं, एंड ग्लेशियर्स, ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं ना। आप मुझसे पूछोगे फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर वो पानी है जो पीने के लायक होता है। देखो दो तरह के पानी होते हैं, एक होता है मरीन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। मरीन वाटर आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है, जो सी में या ओशन में मिलता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होता है। द ओशन बॉडीज़ एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ओशन बॉडीज़ हैं, ठीक है, यानी कि जो ओशंस हैं और जो सीज़ हैं उसके अंदर सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज़ सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। इसने क्या बोला कि जो वाटर होता है ओशन का वो सॉल्टी होता है, ठीक है, या फिर सलाइन होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। वही चीज़ खारा होता है, बहुत ही नमकीन पानी होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। और ये नमक कौन सा होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड या फिर जो कि कॉमन टेबल सॉल्ट आप खाते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। यानी कि पूरी अर्थ में अगर मैं 4 भाग ले लूँ तो 3/4 उसका मतलब बस थोड़ा सा ही है जिस पे लैंड है, बाकी सारा पोर्शन जो है वो पानी से कवर्डेड है, ठीक है।
If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अगर मैं कह रही हूँ कि इतना पानी है, हम कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पानी अवेलेबल है अर्थ पे, तो कुछ कंट्रीज़ को पानी की कमी क्यों होती है? Is all the water on earth available to us? The following table give the distribution of water in percentage. यानी कि जितना भी पानी अर्थ पे अवेलेबल है वो एक्चुअली हमारे को अवेलेबल है. पानी वैसे तो है अर्थ में, बट क्या वो हमारे पास है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. अब यहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज में दिया गया है. ओशियंस, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक, एटमॉस्फेयर, रिवर. अब आप ये देख लो, ओशियन का पानी जो है, मैं इसको मार्क करती हूँ, ये क्या ह्यूमन उसके लिए कंजम्पशन के लिए है? नहीं. और ये जितना पूरा पानी है जो यहाँ पे है, कितना कम परसेंट में है, ये फ्रेश वाटर है विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसीलिए इतना पानी होने के बावजूद भी हम कई कंट्रीज़ में देखते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. पानी की कमी है वहाँ पे. Now, salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per 1000. ये बता रखा है कि कितना सॉल्ट होता है, और अगर एक एवरेज सैलिनिटी की बात करते हैं तो कितना सॉल्ट है उसके अंदर. ठीक है. डेड सी जो इज़राइल में है उसकी सैलिनिटी कितनी है? 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी पर लीटर पानी में 350 ग्राम्स उसमें सॉल्ट है. अब स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस. और इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि अगर उस पर लेट जाते हैं तो नीचे डूबते नहीं है वो, क्योंकि बहुत डेंस है, इतना ज़्यादा सॉल्ट उसको डेंस बना देता है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी. यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है, आप इसको कर भी सकते हैं, इट्स अप टू यू. उसके बाद हम लोग आएंगे, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ वाटर क्या होता है जो हमारी प्यास बुझा सकता है जब हमें प्यास लगी है. फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी है, आप कुछ भी पियोगे उस टाइम पे शायद आपकी प्यास नहीं बुझे, जो फाइनली जो पानी से बुझती है. तो जब आप वाटर केयरलेसली वेस्ट करते हो, या जब हम वाटर किसी भी गलत तरीके से मतलब उसको ध्यान नहीं देते और ऐसे वेस्ट कर देते हैं, तो हम इतना प्रीशियस, जो इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, उसको ख़राब कर रहे हैं. ये कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पानी की कमी बढ़ती जा रही है, और ये कंडीशन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा अब सीरियस होती जा रही है. कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी है और कई कंट्रीज़ में अब होने वाली है. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द ओशन सर्कुलेशन. देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर. यानी कि समुद्र के किनारे अगर आप नंगे पाँव चलेंगे तो बहुत ही अलग अच्छी सी फीलिंग होती है. द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग. यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, ठीक है, उसके अलावा जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, जो हल्की हल्की सॉल्ट की खुशबू होती है, और जो म्यूज़िक यानी कि जो वेव्स जब आती हैं तो हल्का हल्का साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हर चीज़ कितनी फैसिनेटिंग है. Unlike the calm waters of ponds and lake, ocean water keep moving continuously. यानी कि अगर हम देखें तो काम वाटर की तरह, या देखो अगर आप लेक्स और पॉन्ड देखोगे ना, उसका पानी हिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का हल्का हिलता है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी सी या ओशन में पानी देखोगे किस तरह से वेव कंटिन्यूसली आती रहती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ओशन होता है इट इज़ नेवर स्टिल. यानी कि बाकी वाटर रिसोर्सेज की तरह, वाटर सोर्सेज की तरह ये कभी स्टिल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, ये हिलता रहता है. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and current. यानी कि जो मूवमेंट होती है ओशियंस में उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. 3 तरह से बोल देंगे, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. फाइन. एक और चीज़ है, ये भी पढ़ लीजिए आप. मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं. जब क्या होता है, हम इम्पॉर्टेंस समझते हैं पानी को कंजर्व करने की, और ऑब्वियसली ये चीज़ हमें हर पूरे साल बनानी है, यानी पूरे साल ध्यान रखना है कि पानी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नाउ अब हम पढ़ चुके हैं कि जो ओशन है उसको उसमें जो मूवमेंट होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद वेव्स. व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल on the beach and the ball falls into the water,
व्हाट हैपन, यानी कि आप बॉल से खेल रहे हैं, बॉल फेंक के आपने दी पानी में और जो बॉल थी वो पानी में गिर गई, तो क्या हुआ? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, यानी अगर आपकी बॉल गई भी उधर की साइड तो वापस वो जो बॉल है वो जो शोर होता है, जो किनारा होता है, शोर मतलब हिंदी का शोर नहीं, इंग्लिश का शोर, वहाँ पे वो बॉल दोबारा आ जाएगी। लाइक पानी के अंदर उधर की तरफ भी चलेगी काफ़ी दूर तो भी वापस वो किनारे पे आ जाएगी। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो पानी होता है सरफेस पे वो क्या करते हैं, वो कई बार ऑल्टरनेटिवली एक बार तो ऊपर की तरफ आता है फिर पीछे जाता है, ठीक है। जो वाटर का सरफेस पे जो जिस तरह से वो आ रहा है, बार बार एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, उसको हम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. अब जब कभी तूफान आता है तो क्या होता है, स्टॉर्म के टाइम पे बहुत तेज़ हवा चलती हैं बहुत हाई स्पीड से और वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनाती हैं। These may cause tremendous destruction, यानी इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. यानी कि अब दोबारा से इसको पढ़ेंगे, अर्थक्वेक की वजह से कोई वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि आपका ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, अगर ये होता है तो कई और या फिर कई बार अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यानी अंदर ही कोई प्लेट्स हैं वो हिल गई हैं या जो भी सामान है लैंडस्लाइड हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसमें शिफ्ट आता है। अर्थक्वेक आपको पता ही है, ठीक है, भूकंप आता है तो एक तो होता है जो हम विजिबल देख पाते हैं, कई बार वो अंडर द ओशन आता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो वेव्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी इकट्ठी होती है। सेम वे में वोल्केनिक इरप्शन से भी ये प्रॉब्लम होती है। As a result, huge tidal waves called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स जो होती हैं, जो सुनामी जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म होती हैं। The largest tsunami ever measured was 150 meter high. जो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी हमने मेजर करी है दैट इज़ 150 मीटर हाई। नॉर्मली खुद ही आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मतलब वेव होती है वो। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर, यानी कि इनकी स्पीड कितनी होती है, 700 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ ये ट्रैवल करती हैं। जो सुनामी 2004 में आई थी उसकी वजह से इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में वो पूरी तरह से डूब गया था आफ्टर द सुनामी, ठीक है। अब सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज़ अ सुनामी। जो भी किनारे होते हैं, जो एकदम कोस्ट लाइन एरियाज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डूब जाते हैं जब भी सुनामी आती है। नाउ उसके बारे में 2004 की सुनामी के बारे में थोड़ा बहुत लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, स्किप नहीं करेंगे। सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम। अब देखो इंडियन ओशन के मतलब वहाँ से सुनामी उभरी थी। 26 दिसंबर 2004 की बात है, न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत आया था। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, ठीक है। यानी कि एपिसेंटर क्या होता है, वो पोर्शन जहाँ से बेसिकली अर्थक्वेक इमर्ज होता है। लाइक ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में भूकंप आता है तो उसका एक एपिसेंटर होता है जहाँ से वो वेव क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि उसकी वेस्टर्न बाउंड्री जो सुमात्रा की है वहाँ से वो उसका एपिसेंटर था, उसके पास था। जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का दैट वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को मतलब इंटेंसिटी मेजर करने के काम आता है, कितना तेज़ आया, कितना वो आया। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। जो इंडियन प्लेट थी, अब देखो क्या रीज़न भी दे रखा है, वो बर्मा प्लेट के अंडर चली गई थी तो इसकी वजह से सी फ्लोर में काफ़ी बड़ा चेंज आया था और अर्थक्वेक आया था। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. हल्के बहुत चेंजेस थे, थोड़े बहुत भूकंप आते हैं बट उसका इतना पता नहीं चलता। बट दिस अर्थक्वेक वाज वेरी सीरियस क्योंकि 9.0 ऑन रिक्टर स्केल का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। एक ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर मतलब फ्लो हुआ था
जो बीच में गैप बना था उसको फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई थी. दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो पानी हट गया था कहाँ से, जो साउथ और साउथ ईस्ट की एशिया है वहाँ से. आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रश बैक टूवर्ड द कोस्ट लाइन. पहले तो वो जो प्लेट हिली तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पानी वहाँ साउथ वाला जो कोस्ट है वहाँ से हट गया. लेकिन उसके बाद दोबारा जब नॉर्मल हो गई तो क्या हुआ, वो वाटर वापस कोस्ट लाइन पे वापस गया. उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर थी उस सुनामी की, जो क्या होती है स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली वॉश्ड. अच्छा, उसके बाद दे रखा है कि क्या हुआ था, जो आइलैंड थे इंडियन ओशन के पूरी तरह से वो धुल गए थे. जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, जो मार्क हम बोलते हैं कि वो साउथर मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वो पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था, डूब गया था. एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वेव मूव करने लग गई थी, उसकी जो लेंथ थी वो भी डिक्रीज होने लग गई थी. The travel speed also declined from 700 to 900 किलोमीटर to less than 70 किलोमीटर पर आवर. यानी इतनी जो पहले 700 to 900 किलोमीटर पर आवर थी वो 70 किलोमीटर पर आवर पे आ गई थी. सुनामी वेव ट्रैवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, इतना वो जाती हैं. फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेज. यहाँ पे क्या हुआ था, डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर तक तो ट्रैवल किया ही था, 10,000 लोग मरे भी थे और बहुत सारे लाखों लोगों के घर तबाह हो गए थे. इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुनामी को 3-4 घंटे पहले हम पता लगा सकते हैं. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. ये जो वार्निंग की चीज़ें हैं ये पैसिफिक ओशन में थी बट इंडियन ओशन में नहीं थी. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. इंडियन ओशन में सुनामी कम आती है क्योंकि जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, प्लेट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन. लेकिन उस टाइम जब ये आया था तो वो बहुत ही तेज़ जो अर्थक्वेक था वो इंडियन ओशन में आया था, इसलिए उसका पता भी नहीं चला था. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. वो जो सुनामी थी ना वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग सुनामी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा. लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरीली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन. अब क्या बोला इसने कि ये जो इतना डैमेज क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला, मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो रही थी तो लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि सुनामी आ रही है. तो ये बहुत ही बड़े लेवल का डैमेज हुआ था बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस भी और मॉनिटरिंग ढंग से नहीं करने की वजह से. अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ढंग से इफेक्टिव नहीं थे. जो पहला इंडिकेशन सुनामी का होता है वो यही होता है, पानी का विड्रॉल होना फ्रॉम द कोस्टल रीजन. विड्रॉल मतलब पानी कोस्ट से हटने लगता है क्योंकि पहले वो जहाँ पे गड्ढा बना है वहाँ जाता है, उसके बाद वो दोबारा पानी रश करके आता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव वेव बनती है. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. जब वो पानी जाने लगा था वहाँ से, लाइक पूरा का पूरा गायब हो गया था, तो लोगों ने क्या किया, उनको नॉलेज नहीं थी, वो वहाँ पे उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए. एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी उन लोगों के लिए भी जो वहाँ पे उसको देखने के लिए खड़े थे, क्योंकि पहले वो विड्रॉल जो हुआ था वो देखने के लिए सब एक बार इकट्ठे हुए, लेकिन जिस तरह सुनामी आई उसने काफ़ी डैमेज किया. तो ये हमने पढ़ लिया पूरा वेव्स के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइड्स. द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. एक रिदम में राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर में, ठीक है, और दिन में 2 बार होता है जिसको हम टाइड बोलते हैं. इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. हम बोलते हैं कि हाई टाइड है, ठीक है, जब क्या होता है पूरा का पूरा जो शोर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से कवर हो जाता है. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर. 2 केसेस हैं यहाँ पे, दोनों को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. एक केस में क्या हुआ, आपका हाई टाइड है, दूसरे में क्या है, लो टाइड है. एक में क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा जो पानी था वो पूरा का पूरा मतलब घिर गया, आगे आ गया, शोर पे आ गया, कवर कर लिया, उसको हाई टाइड बोलते हैं. फिर एक केस होता है जब वो पानी पूरा का पूरा पीछे चला